ए वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं अमित सुमन आज आपका होस्ट भी हूं और आज आपका प्रेजेंटर भी हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि हम हर महीने ज़ोहो बुक्स के रिलेटेड वेबिनार करते हैं। कुछ हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ई इनवॉइसिंग का है। आई होप कि अगर आप अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने बिजनेस एक लंबे समय से अगर आप कर रहे हैं, आई थिंक अब आपके लिए ये नोन नाम होगा ई इनवॉइसिंग। क्योंकि अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट जो किया था, धीरे धीरे इसमें बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनको भी कवर करने का ट्राई किया है। तो सबसे पहले हम लोग एजेंडा देख लेते हैं कि इनवॉइसिंग में आज हम लोग क्या कुछ कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ई इनवॉइसिंग क्या है, इनवॉइसिंग क्यों है, किस लिए एप्लीकेबल हुआ, क्या कुछ है इसके रिलेटेड में, इसके कंसेप्ट के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ज़ोहो बुक्स जो आपका अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, जहां आप अपनी डे टू डे अकाउंटिंग करते हैं, ये आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है या हेल्प करता है ई इनवॉइसिंग करने में ईजियर वे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आपको डे टू डे इस एक्टिविटी में कुछ इश्यूज वगैरह होते हैं या फिर जो हम लोग हैंडल करते हैं, व्हाट आई फील और व्हाट आवर टीम फील कि ये जो चीज़ें हैं वो फ्रिक्वेंटली जो है कस्टमर्स की तरफ से पूछी जाती हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लेंगे। इसके अलावा इस सेशन को हम लोग क्यूएनए के लिए भी ओपन करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें वहाँ पे डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमारी टीम उसे आंसर करेगी। ई इनवॉइसिंग क्या है कि आपका जो भी एक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने इसे क्या है ना, एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है ना इम्प्लीमेंट किया इंडिया में। इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट इन सेंस कि जो भी आपके सेल्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपको इसे जो है गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, जो भी एक अगर उसे सेंट्रलाइज पोर्टल कहें या फिर जो नोन केस होता है उसको हम लोग कहते हैं ई इनवॉइसिंग पोर्टल, राइट। आईआरपी पोर्टल, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, राइट। वहाँ पे जो है आपको जो है अपना जो पोर्टल, उस पोर्टल पे ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको वहाँ पे वो डालना होता है। ओके, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप डालते हैं इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है कि उसी फॉर्मेट में ये चीज़ें होती हैं। एक तरह का ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस हो गया। वहाँ पे जो है उसके फील्ड डिफाइन किए हुए हैं कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सब भी हम लोग आगे में जाके देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, आपकी इनवॉइस का फॉर्मेट एग्ज़ैक्टली वही होना चाहिए। आपका इंटरनल या आप अपने बिज़नेस में जो भी फॉर्मेट यूज़ करते हैं, डेफ़िनेटली आप उसे यूज़ करें। बट जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, आपको ये श्योर करना है कि वो सारी चीज़ें जो हैं आपका वहाँ पे अवेलेबल रहे। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड कुछ अगर चीज़ें हैं तो इंडिया में ऑफ कोर्स ये जो हमारा ई इनवॉइसिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, ये अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुआ। बट सबसे पहली जो कंट्री थी ये थी चिली, जहाँ पे ई इनवॉइसिंग जो है ये अप्लीकेबल हुआ, स्टार्ट किया गया। और ये भी फार अवे, मतलब कि 2001 से ही ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट अवेलेबल है आपको। अगर इंडिया में ही अगर हम बात करें तो जब गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया था उस समय में इनिशियली ये आपको 500 करोड़ के टर्नओवर पे एप्लीकेबल था कि जो भी अगर कंपनी है जिनका टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ऊपर का है उनके लिए ये मैंडेटरी था। बट अगेन एज जैसा मैंने बताया कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने उसे भी जो है ना रिड्यूस किया है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा हैं, जो कि हम लोग आई थिंक कि नेक्स्ट अगले 1-2 स्लाइड्स में इसके बेनिफिट्स के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि ई इनवॉइसिंग क्या हर किसी के लिए एप्लीकेबल है या फिर इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। ई इनवॉइसिंग जो है, जैसा मैंने बताया कि स्टार्ट जब ये हुआ था आपको 2020 में, उस समय में जो टर्नओवर का रेशियो रखा गया था ये 500 करोड़ का था। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है देन आपके लिए मैंडेटरी है, आपको राइज करना ही करना है। बट उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने ना टाइम टू टाइम जो है और भी जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी कवर करने के लिए कैसे टर्नओवर को कम किया है। अभी जो लेटेस्ट है आपका कि 5 करोड़ से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है तो ये आपके लिए मैंडेटरी है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट ने इसको जो है ना, मतलब कि वॉलंटियर के बेस पे भी रखा है कि अगर मान लेते हैं आपकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ ही है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ई इनवॉइसिंग करना चाहता हूँ अपने इनवॉइसेस का, जो भी हमारे सेल्स के ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं है। फाइन। अब इसकी जो हम लोग क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी अगर देखते हैं ई इनवॉइसिंग के लिए, ई इनवॉइसिंग इज नथिंग बट हम लोग ये जानेंगे कि किस किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को जो है ना आपको ई इनवॉइस करना होता है। ओके,
सो ई इनवॉइसिंग के लिए जो है आपके जो भी वेरी फर्स्ट थिंग ये केवल और केवल आपके सेल्स ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अब सेल्स में जो भी चीज़ें हो सकती हैं, पहला तो आपके इनवॉइसेस हो सकते हैं, डेबिट नोट हो सकते हैं और क्रेडिट नोट होते हैं, जो यूजुअली आपके जो ट्रांजेक्शंस हैं। और इवन आप इसको एक बेहतर तरीके से ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो चीज़ें हम जीएसटी पे फाइल करते हैं, राइट? तो जैसे इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अगर एक एग्जांपल लीजिए, आपके सेल्स ऑर्डर होते हैं, डिलीवरी चालान होते हैं या फिर जो जॉब वर्क की चीज़ें होती हैं वो हम जीएसटी में नहीं देते हैं, राइट? तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जीएसटी के रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो जीएसटीआर 1 में दिखाते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के सप्लाई को हमें जो है ना वो ई इनवॉइसिंग करना होता है। तो ये जो है आपका बी टू बी कहने का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे आपके पास जीएसटी नंबर है और आप जिसे सेल कर रहे हैं उनका भी जीएसटी नंबर है। दूसरा है डिम्ड एक्सपोर्ट। अगर आप बेहतर तरीके से समझें तो मतलब आपका क्लाइंट जो है एक्चुअली वो आपका बाहर का है, ओके, मतलब आउट ऑफ इंडिया, बट जो सप्लाई आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप विद इन इंडिया कर रहे हैं, ओके। ओवरसीज जो आपके हैं जनरली टर्म्स में जो हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट केस, तो उसके लिए भी आपको करना है। एसीजी जो केसेस होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओके, वहाँ के भी अगर आपके कस्टमर, जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल जोहो कॉर्पोरेशन इज रजिस्टर्ड अंडर एसीजी, तो अगर इस तरह के कोई भी सेल अगर आपके होते हैं तो वहाँ उनको भी आपको ई इनवॉइसिंग करना होता है। और सप्लाई टू गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एंटिटी को भी अगर आप करते हैं उस कंडीशन में भी आपको ये करना ही होता है, फाइन। तो हम लोगों ने किस तरीके के जीएसटी ट्रीटमेंट को करना होता है वो हमने देख लिया। ट्रांजेक्शंस कौन कौन से करने होते हैं ये भी हमने देख लिया। एग्जम्प्टेड केसेस, जैसा मैंने आपको बताया, डिलीवरी चालान, जॉब वर्क, इन सारों का जो है ना, इन सभी चीज़ों का ई इनवॉइसिंग नहीं किया जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि बी2सी सप्लाई के लिए क्या करना है। कुछ लोगों के कंफ्यूजन होते हैं कि बी2सी सप्लाई का भी हमें जो है ना ई इनवॉइसिंग करना है, विच इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है कि आपको उनका ई इनवॉइसिंग नहीं करना है, बट हाँ आप एक उनका डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड जनरेट करना है आपको डायनेमिक, जिसको स्कैन करने से किसी को भी उस इनवॉइस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो डेफिनेटली एक बार हम लोग जब जोहो बुक्स में चलेंगे, मैं आपको वो भी एक बार दिखाऊंगा कि इसे किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है यूजिंग जोहो बुक्स। बट हाँ, ये क्लियर आप हो जाइए कि बी2सी के लिए आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी होती है, इसका कोई भी नॉर्म्स नहीं है। और एग्जम्प्टेड सेक्टर भी हम लोग देख रहे हैं, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो बैंकिंग है, ये अभी तक एग्जम्प्टेड है, इन्हें ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ अगर इनका टर्नओवर उसको एक्सीड भी करता है तो। अब अगर हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखी हैं, ओके, कि अगर हम ई इनवॉइसिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे इनवॉइसेस में होनी ही चाहिए। तो अगर इसे हम लोग, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, हम लोगों ने इसे 4 भाग में बांट रखा है। तो एक हमारा ऑप्शन हो गया कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैं अगर जो सेलर हूँ तो मेरे तरफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें आनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमारा लीगल नेम आना चाहिए, जीएसटी नंबर आना चाहिए और हमारा एड्रेस आना चाहिए। लीगल नेम क्या है, आई थिंक कि आप बेहतर समझते होंगे अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है, कि आपका जो एक ट्रेड नेम होता है वो अलग होता है, बिजनेस का जो होता है ट्रेड नेम वो अलग आप यूज़ कर सकते हैं, बट एक जो लीगल नेम होता है वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो आपको जो है ना लीगल नेम मैंडेटरी है जब आपको ये डेटा गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप पुश करते हैं उसके लिए। जीएसटी नंबर जैसा मैंने बताया, एड्रेस मैंने बताया। बायर की तरफ की क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी, अगेन उनकी भी लीगल नेम चाहिए, जीएसटी ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, जैसा कि ये तो बी2बी का है तो जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर ओवरसीज का केस है उस कंडीशन में आपको जो है ना उसका जीएसटी नंबर नहीं चाहिए होगा। बट बिलिंग एड्रेसेस वगैरह जो हैं, अगर आप जैसे बिलिंग एड्रेस किसी की भी बात करें, अगर आप अपने तरफ से सेलर की या फिर बायर की, आपको बिलिंग एड्रेसेस जो हैं उनके देने हैं। और एड्रेस में जैसे उसका स्ट्रीट 1 जो पहला लाइन होता है वो, सिटी क्या है, जिप कोड, जिप कोड कहने का मतलब है पोस्टल, जो हम लोग अपनी यूजुअल भाषा में पिन कोड कहते हैं, वो भी होना जरूरी है, स्टेट भी होना जरूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि एक मैं अगर एग्जाम्पल में आपको बताऊं कि अगर मान लिया मैंने यूज़ किया है पिन कोड 60001, मान लिया अगर यस 60001, जो कि आपको एग्जिस्ट करता है समवेयर इन तमिलनाडु और चेन्नई, फाइन। और अगर मैं स्टेट डाल देता हूँ इसको कर्नाटका, तो जीएसटी का पोर्टल और जो आईआरपी का पोर्टल है वो इसे भी वैलिडेट करता है। तो केवल यही नहीं चाहिए कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, बाकायदा वो चीज़ें मैच भी करनी चाहिए, जैसे कि वो सिटी आपके उसी स्टेट से बिलोंग करता हो,
पोस्टल कोड आपको उसी स्टेट से बिलोंग करता हो। और दिस इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिया, अगर आपका जो ओवरसीज़ का भी जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, जहाँ पे आपको अपने कस्टमर्स की जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, वहाँ पे भी अगर उनका स्टेट एप्लीकेबल है, वो उसी ज़िप कोड से मैच करना चाहिए, सिटी से मैच करना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रांज़ैक्शन के लेवल पे अगर हम लोग बात करें, तो ट्रांज़ैक्शन में जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो नंबरिंग सीरीज़ है, वो आपको मैंडेटरी है, वो होना चाहिए। इनवॉइस का डेट क्या होता है, टोटल कितना है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, ये भी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। आइटम के लेवल पे जो आप सेल कर रहे हैं, सेल का रेट क्या है, जीएसटी का रेट क्या है और एचएसएन एसएससी कोड, ओके? तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। समटाइम्स अगर आपको इनवॉइसेस राइज़ करने होते हैं, तो एचएसएन नंबर का वैलिडेशन नहीं होता है, बट अगर आप पुश करना है आपको आईआरपी के पोर्टल पे, तो मेक श्योर कि आप सही एचएसएन और एसएससी कोड यहाँ पे डाल रहे हैं। अब ये ई-इनवॉइसिंग काम कैसे करता है, इससे हम लोग एक ओवरव्यू जान लेते हैं। कैसे काम करता है, क्या प्रोसीजर है इसका? तो इसे बेहतर तरीके से जो है ना, हम लोग 2 भाग में बाँट सकते हैं। एक है कि फ्रंट एंड, जहाँ पे आपको हैंडल करना है, एंड द सेकंड वन इज़ लाइक अ बैक एंड, जहाँ पे जो है ना, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना, ये खुद से काम करेगा। तो पहले पार्ट की बात करें कि आप चाहे जैसे भी कीजिए, अगर आप कोई एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हों या फिर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हों या फिर जैसे भी है, आपके पास में डेटा है, आप किसे सेल कर रहे हैं, राइट? उसके अंदर में जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में कवर किया कि ये सारी चीज़ें जो है ना, वहाँ मैंडेटरी होनी ही चाहिए, जो मैं अभी फिर से स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को आपको इनवॉइस के अंदर इंक्लूड करना ही करना है। इसके अलावा अब जो भी चीज़ हो, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट का नाम है, कोई सेल्स पर्सन का नाम है, अगर ई-कॉमर्स का सेल है, दैट इज़ समथिंग एडिशनल जो आपके बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड है। बट जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए उसमें, ठीक है? तो आप कहीं पे भी इसे बनाइए, या तो मैनुअल बनाइए या फिर जो भी, आपको क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट का एक आईआरपी पोर्टल है, e-invoice1.gov.in जो पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपको जो है इसको अपलोड करना होता है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन बनाया है, ओके? एंड आइडियली आई बिलीव कि वहाँ पे आपको एक्सेल का ऑप्शन नहीं होता है अपलोड करने के लिए, ठीक है? आप जेसन फॉर्म में आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ओके? तो सबसे पहले आपने अपलोड किया, गवर्नमेंट का पोर्टल क्या करता है, उसे वैलिडेट करता है, उसकी सारी चीज़ों को चेक करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने दे रखा है, और होने के बाद में उस आपको जो है उसी इनवॉइस की एक कॉपी जनरेट करके देता है अपनी प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में, जो उनका प्रीडिफाइंड फॉर्मेट होता है। उसके अंदर में आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक क्यूआर कोड मिल जाता है, जो कि आप इज़िली स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। आईआरएन नंबर मिल जाता है आपको, जो 64 नंबर का होता है, ओके? इसके अलावा आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट भी मिल जाता है। तो ये हो गया आपका फ्रंट एंड पार्ट जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बैक एंड में ये क्या काम करता है, किस तरीके से यूज़फुल होता है? तो जैसे ही आपने अगर ई-इनवॉइस जनरेट किया, मतलब आपने गवर्नमेंट को दिखाया कि आपका ये सेल हो गया, फाइन। तो जैसे ही आपका सेल कंसीडर होगा, ये डेटा जो है ना, ऑटोमेटिक आपके जीएसटी के पोर्टल पे चला जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप इसे जीएसटी पे तो रिपोर्ट करेंगे ही, जीएसटीआर-1 फाइलिंग के लिए। तो ये डेटा ऑटोमेटिक आपके जीएसटी के पोर्टल पे चला जाएगा। सिमिलर अगर मान लेते हैं कि गुड्स है आपका, तो एक और मैं क्लैरिटी दे दूँ कि इनवॉइसिंग के लिए वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि केवल गुड्स के लिए करना है या सर्विस के लिए। ई-वे बिल जैसे अगर केवल गुड्स के लिए होता है, बट ई-इनवॉइस आपको गुड्स और सर्विस दोनों के लिए करना है। तो अगर कोई गुड्स के साथ अगर आप ई-इनवॉइसिंग जनरेट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है ना, आपके ई-वे बिल सिस्टम पे भी चला जाता है। आप केवल जो आईआरएन नंबर जनरेट होता है, उसको लेके भी जो है ना, आप डायरेक्टली ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से हेल्पफुल है, अब आप इसको अगर समझिए, तो अगर आपको ई-वे बिल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएँगे, अगर गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी जाते हैं डायरेक्टली, ई-वे बिल का जो पोर्टल है, वहाँ पे आपको जाके फिर से इन्फॉर्मेशन सारी डालनी पड़ेगी, राइट? कौन है आपका बायर, क्या बेच रहे हैं, एचएसएन, क्वांटिटी, रेट, डेट, ये सारी चीज़ें आपको फिर मैनुअल डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ई-इनवॉइसिंग कर रखा है, तो आईआरएन नंबर के बेसिस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और बस केवल आपको ई-वे बिल जनरेट कर लेना है क्विकली। बहुत ही सिंपल, फाइन। तो इस तरीके से जो है ना, मतलब ई-वे बिल से भी बेनिफिशियल है, जीएसटी के पोर्टल पे चला जाता है, और यही सारी चीज़ें जो है ना, जब आप जीएसटी फाइल करते हैं, उसके बेसिस पे आपका जो बायर है, उसके जीएसटी 2A में भी दिखना शुरू हो जाएगा।
जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फाइन, आई थिंक कि सेम इसी चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। ये कि आप एक क्लियर डायग्राम देख सकते हैं जो कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि सबसे पहले जो है आपने एक इनवॉइसिंग मतलब इनवॉइस बनाया एज पर द ई इनवॉइसिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसको लेके आपने गवर्नमेंट के पोर्टल पे जब आप पुश करते हैं, गवर्नमेंट का पोर्टल इसको जो है ना वैलिडेट करता है, चेक करता है कि ये इनवॉइस नंबर जो है ऑलरेडी कभी यूज़ तो नहीं हुआ है आपका, ओके। इसके अलावे जो है वैलिडेशन के बाद में ये उसे डिजिटली साइन करता है। मतलब ई इनवॉइसिंग का ये जो इंटरनल प्रोसीजर है कि वहाँ पे जो है ना उसको डिजिटली साइन करके ही जो है ना उसके बेस पे क्यूआर कोड जनरेट होता है और उसके बेस पे आपको आईआरएन नंबर जनरेट होता है। और जनरेशन के बाद में आपको एक कॉपी मिल जाती है। और जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ें आपको जीएसटीआर 1 में भी जाएंगी, जीएसटीआर 2A में भी बायर को दिख जाएगा आपके, और ई वे बिल के पोर्टल पे भी आपका वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फाइन। अब टाइमलाइन की अगर बात करें कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, मुझे ई इनवॉइसिंग करना कब होता है ट्रांजेक्शन्स बनाने के बाद। तो जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था उस समय में तो ऐसा कोई लिमिट नहीं था कि आपको ई इनवॉइसिंग करना कब होता है। बट अभी क्या है कि एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स कि 1 अप्रैल 2025 से अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़, अगर 10 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर की अगर हम लोग बात करते हैं, उस कंडीशन में जो है आपको ये 30 दिन के अंदर जो है आपको कर लेना है। जब भी आपका इनवॉइस बना हुआ है, जैसे अगर मान लेते हैं इनवॉइस आपने 1 सितंबर 2025 को बनाया है, तो आपको अगले 30 दिन के अंदर जो है ना ये इनवॉइस के डेट से एक्चुअली कंसिडर होता है, ओके। अब जैसे मान लेते हैं, एक और मैं एग्जांपल लूँ कि आज डेट है 1 सितंबर, ओके, और मैंने इनवॉइस जो बनाया है मैंने उसका डेट डाला है 20 अगस्त। सो इट डजंट मीन कि उसका जो डेट कंसीडर होगा वो आज से होगा, ओके। जो इनवॉइस का डेट आपने डाला है उसके 30 दिन के अंदर जो है ना आपको ई इनवॉइसिंग कर लेना होता है। अब इसके बेनिफिट के बारे में अगर हम जानें तो जाहिर सी बात है, आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं सबसे पहले आप पोर्टल पे मतलब जब आप इसे डालते हैं जहाँ पे आपका इसका आईआरएन वगैरह जनरेट होके आता है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि एक इंश्योर हो जाता है कि जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे रहेंगी ही रहेंगी। क्योंकि ये क्या है कि अगर क्यूआर कोड या आईआरएन नंबर जनरेट होता है तो अगर आप कोई भी मैंडेटरी चीज़ें मिस करते हैं, ये आपका जनरेट ही नहीं होगा। तो मतलब कि अगर जीएसटी फाइलिंग के स्टेप से भी अगर हम सोचें कि जो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये यही इसी लेवल पे इंश्योर हो जाता है कि हाँ, अगर आपका क्यूआरएन जनरेट हो गया मतलब आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी हैं। फाइन। इसके अलावा जो इसका 64 डिजिट का जो हम लोग बात कर रहे थे कि आईआरएन नंबर जो है, ये सारी चीज़ें जो ईजिली जो है जनरेट होती हैं, इसके बेसिस पे जो है ना इसका आइडेंटिफिकेशन ईजी वे में किया जा सकता है। इसके अलावा जो है आपका जो क्यूआर कोड जो जनरेट होता है ई इनवॉइसिंग करने पे, उसे ईजिली स्कैन करने के बाद में तो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है ना एक प्रॉपर एप्लीकेशंस भी दे रखे हैं, जहाँ पे आप ईजिली जो है क्यूआर कोड को स्कैन करके इसको वैलिडेट कर सकते हैं, ओके। लाइक कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये वाकई में जेन्युइन है या नहीं, ओके। सो मोस्टली क्या कर सकते हैं, आपकी जो फर्जी चीज़ें हैं ना मतलब उसको कंसीडर जो है ना उसको स्टॉप करने का भी जो है ना एक तरह का एडवांटेज है। जैसे अगर मान लेते हैं पहले लोग जो है बिना ऐसे ही बिना कोई सेल का भी जो है ना उन लोगों ने इनवॉइस बना के उधर दिखा दिया, उसका आईटीसी वगैरह क्लेम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ई इनवॉइसिंग होने के बाद में ना स्टॉप सी हो गई हैं। ये सारी चीज़ें क्योंकि आपको पोर्टल पर करना ही है, डालना ही है, तो वो आपका सेल फॉर श्योर कंसीडर होगा ही होगा, राइट। और मतलब अगर आप किसी को भी अननोन भी अगर सेल कर रहे हैं, किसी ने अगर आपको ऑनलाइन एक कॉपी भेज दी है इनवॉइस के लिए, उसे भी आप स्कैन करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये हाँ वाकई आप ही के रिलेटेड में है। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि एक आपका जो है कन्वीनियंस भी हो गया है कि जहाँ पे आपको जीएसटीआर 1 के पोर्टल पे डेटा जो है ना मैनुअल डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, या फिर 2 के लिए नोटिफाई करने के लिए भी ज़रूरत नहीं होती है। ई इनवॉइसिंग से ऑटोमेटिक फ्लो आपका काम कर जाता है। सो ये एक आपका ओवरव्यू हुआ कि ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट क्या है, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से हमें हैंडल करना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जाते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी जो जोहो बुक्स एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करके आप इसे कितना ईज़ी वे में हैंडल कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, आई थिंक जोहो बुक्स वेल तरीके से जानते हैं क्या है। एक आपका जीएसटी कंप्लाइंट अकाउंटिंग एप्लीकेशन है और खास के साथ इसके साथ में जो है ना हम लोग जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी हैं। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कहने का मतलब है कि आपको जीएसटी के रिलेटेड में जो भी चीज़ें हैं, या तो ई इनवॉइसिंग हो, ई वे बिल हो, जीएसटी फाइलिंग हो, रिकन्सिलेशन हो, ये सारी की सारी चीज़ जोहो बुक्स आपको टाइम टू टाइम एज पर द जीएसटी नॉर्म्स जो भी चीज़ें अपडेट होती हैं, ये सब कुछ आपको इसी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करता रहता है। फाइन। सो ई इनवॉइसिंग के लिए आज हम लोग केवल कोर ई इनवॉइसिंग पे ही बात करेंगे। तो ई इनवॉइसिंग का प्रोसीजर जोहो बुक्स में क्या होगा,
इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला काम होता है कि आपको जो है ना अपने जीएसटी नंबर को आईआरपी के पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद में आपको वहाँ से एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, उसे आपको ज़ोहो बुक्स में कनेक्ट करना होगा और कनेक्ट करने के बाद में नॉर्मल आप इनवॉइस बनाइए और यहाँ से इसे पुश कीजिए। फाइन, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। तो हम लोग अभी सबसे पहला स्टेप देखेंगे जो कि आईआरपी के पोर्टल पे किस तरीके से रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्टर करने के लिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इनका पोर्टल है e-invoice1.gst.gov.in। ओके, आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने में आपको देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का टैब अवेलेबल है जहाँ पे पोर्टल लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, सो पोर्टल लॉगिन पे लॉगिन करके आपको जो है ना एपीआई क्रेडेंशियल्स वगैरह अपडेट करने होंगे। इन केस अगर जैसा मैंने आपको बताया वॉलंटियर हैं आप, अगर चाहते हैं कि मैं भी ई इनवॉइसिंग करूँ या फिर अगर फर्स्ट टाइम है, उस कंडीशन में आपको जो सेकंड ऑप्शन नीचे आ रहा है पोर्टल लॉगिन के नीचे ई इनवॉइस इनेबलमेंट। ओके, तो यहाँ पे जाके आप अपनी जीएसटी नंबर के लिए जो है ई इनवॉइस के फीचर या ऑप्शन को आप इनेबल भी कर सकते हैं। तो पहले आपको इनेबल करना होता है एंड देन आपको जो है ना आगे जो मैं प्रोसीजर आपको दिखाने जा रहा हूँ पोर्टल लॉगिन से, ये आपको करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपको अपना जीएसटी नंबर जैसे डालना है। जीएसटी नंबर डालते ही आपको आपके जीएसटी नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फेच होके आ जाएगी। ओटीपी आपको डालना है यहाँ पे। ये जो है ना आपको जो है ना वो अपडेट करने का ऑप्शन है, ठीक है। फाइन, तो इस तरीके से जो है ना ये जो है आपका जीएसटी के पोर्टल पे अपडेट करने का ऑप्शन है। इसके अंदर में जो है ना एपीआई क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया अंडर द वहाँ पे ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जाने के बाद जो है आप ज़ोहो कॉर्पोरेशन को एज ए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में जो आपको क्रेडेंशियल्स बनेंगे वहाँ पे, तो उनको आपको ज़ोहो बुक्स में ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करना है वो भी हम लोग एक बार अब देखते हैं। जो पीआई रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आएगा पोर्टल पे, ये जाने के बाद इसके अंदर में आप जब चूज़ करेंगे तो यहाँ पे केवल ज़ोहो बुक्स ही नहीं और ज़ोहो कॉर्पोरेशन ही नहीं, जो भी अदर आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, उन सबका नाम यहाँ पे अवेलेबल होगा। ओके, आपको यहाँ से ज़ोहो कॉर्पोरेशन को सेलेक्ट करना है क्योंकि आप ज़ोहो कॉर्पोरेशन को यूज़ करने जा रहे हैं एज ए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ओके, और अगर आपको ये भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है कि मैंने अगर एक बार ज़ोहो कॉर्पोरेशन को सेलेक्ट कर लिया है, अगर मैं किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से भी अगर एक एग्जांपल के लिए कि अगर आप उनकी भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं या उनका भी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, सो इट डज़न्ट मैटर, आप यूज़ कर सकते हैं। आप अलग से जो है ना वो बना सकते हैं, वहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी, दोनों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, बट उस केस में क्या है कि यूज़र नेम फॉर श्योर वो अलग ही आपका बनेगा, राइट? तो यहाँ से ज़ोहो कॉर्पोरेशन को ले लेना है और उसके बाद यूज़र नेम अपना एक जनरेट करना है, पासवर्ड जनरेट करना है। यहाँ से आपको एक यूज़र नेम मिल जाएगा, पासवर्ड आपका मिल जाएगा। अब इसे ज़ोहो बुक्स में कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग ज़ोहो बुक्स में से सेटिंग्स के अंदर आपको जाना होता है। सेटिंग्स के अंदर में जाना है, यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन आएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको ये इनेबल ई इनवॉइस का ऑप्शन आएगा। आप जब इसे इनेबल करेंगे, ये टर्नओवर आप अपने बिज़नेस का चूज़ कर सकते हैं और टर्नओवर के बेस पे जो है ना आपको पुश का ऑप्शंस वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आप डेट भी डाल सकते हैं कि किस डेट से आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, उसी डेट का। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आज का डेट यहाँ पे डाल के और ट्रांज़ैक्शंस बनाना शुरू करता हूँ, तो मैं इनवॉइस का डेट अगर आज का डालूँगा तो उसपे इनवॉइस का ऑप्शन आएगा। बट अगर मैं अगस्त का अगर कोई डेट डाल दूँ, तो उसपे इनवॉइस का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि स्टार्ट डेट ही मैंने आज का डाला है, फाइन? तो अभी क्या है कि इस तरीके से हम लोग ई इनवॉइसिंग को इनेबल करेंगे। इनेबल होने के बाद में अगर आपका सिंगल है, तो सिंगल में ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कनेक्ट करने के लिए। बट अगर आपके मल्टीपल जीएसटीएन्स हैं, तो आप देख सकते हैं हर जीएसटीएन के लिए आपको अलग-अलग आएगा कनेक्ट करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो है ना मतलब कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है। जो भी यूज़र नेम आपको गवर्नमेंट के पोर्टल की तरफ से मिला है, जनरेट किया है आपने, ठीक है? मिला है कहने का मतलब है मेरा कि समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट का पोर्टल जो है ना उसपे कुछ प्रीफिक्स जो है ना ऑटोमेटिक ऐड कर देता है, जैसे एपीआई अंडरस्कोर या फिर अभी लेटेस्ट में अगर कुछ और चल रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। उनको लेके यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, सेव एंड वैलिडेट करना है, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपके जैसा मैंने बताया मल्टीपल जीएसटी नंबर हैं, तो आपको हर के लिए अलग-अलग कनेक्ट करना पड़ेगा और हर के लिए आपको जो है ना आईआरपी के पोर्टल पे जाके अलग-अलग उसका जो है ना यूज़र नेम, पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके कनेक्शन का पार्ट, फाइन? अब कनेक्शन होने के बाद अब हम देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या-क्या किस तरीके से ज़ोहो बुक्स आपको हेल्प करेगा। सो आई होप कि आपको आइडिया है किस तरीके से यहाँ हम इनवॉइसेस बनाते हैं। बट मैं आपको क्विकली इनवॉइसेस बना के दिखाता हूँ और क्या कुछ हम लोगों ने इसमें कवर कर रखा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मान लिया मैंने कस्टमर का नाम अगर सेलेक्ट किया मैंने, अमित सुमन का ही नाम मैंने ले लिया, फाइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है ना बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस अगर आप यहाँ पे नहीं डाल के रखते हैं,
ये सारी चीज़ें जो है ना आपको वो मैंडेटरी में दिखती हैं, रेड कलर में दिखती हैं कि यहाँ पे आपको ये डालना ही डालना है। क्यों? अगर आप नॉर्मल यहाँ इनवॉइस बनाते हैं बिना इनवॉइस इनेबल किए हुए, आपको जो है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेंगी। लेकिन जब अगर आप बनाते हैं इनवॉइसेस ई इनवॉइसिंग ऑप्शन इनेबल करके, उस कंडीशन में ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं, जो हम लोगों ने देखा था कि क्या-क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी हैं। उसके अलावा और भी जो अदर ऑप्शंस हैं, इनवॉइस नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप यहाँ पे अपना जो भी आइटम है, गुड्स है या सर्विस है, जिसे भी आप सेल या परचेज़ कर रहे हैं, आप उसे जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आइटम का नाम है प्रिंटेड बुक्स। यहाँ पे HSN नंबर भी आप देख सकते हैं मैंडेटरी है, फाइन। ये टैक्स वगैरह सब कुछ लग गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे यूजुअल जो ऑप्शन होता है 7 सेंट, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रीज़न है कि गवर्नमेंट का पोर्टल और गवर्नमेंट का जो नियम है कि आपको सबसे पहले ई-इनवॉइसिंग करना है और उसके बाद ही आप कस्टमर को ये शेयर कर सकते हैं, ओके? तो इस कारण से आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको सबसे पहले इसे करना है सेव इट एज़ अ ड्राफ्ट। मैंने इसे एज़ अ ड्राफ्ट यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप ये देख सब पा रहे होंगे नॉर्मल एक इनवॉइस है, फाइन। ठीक है, आपका ये जो कन्फ्यूज़न है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फॉर एन एग्ज़ाम्पल। फाइन, ये जो क्यूआर कोड है इस पे भी हम बात करेंगे। इस पे आने के पहले जो है मैं आपको इसे डिसेबल कर दूँ। फाइन, तो ये एक इनवॉइस की कॉपी आप देख पा रहे हैं जो ज़ोहो बुक से ऑटोमेटिक आपका जनरेट हुआ है। अब हमें इसे जो है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आ रहा है आपको ऑप्शन येट टू बी पुश, मतलब आपको इसे पुश करना है पोर्टल पे। पुश करने के लिए क्या है, आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि आप इसका केवल ई-वे बिल ई-इनवॉइसिंग करना चाहते हैं या ई-इनवॉइस और ई-वे बिल दोनों साथ के साथ करना चाहते हैं। हम लोग ई-इनवॉइसिंग के साथ जाते हैं। आप जैसे ही डेटा को पुश करेंगे, बस मिलीसेकंड का जो है ये टाइम लेगा और उसके बाद जो है अगर आप देखें, यहाँ पे देखें स्टेटस आपका ये पुश हो गया है और इसके बाद जो है ना, इसका ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो गया है। क्यूआर कोड के साथ में आपका इसका IRN नंबर जनरेट हो गया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट ऑल्सो जनरेट हो गया है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। तो एडवांटेज क्या है कि आपने यहीं ट्रांजेक्शन बनाया और यहीं से आपने इसका क्यूआर कोड IRN वगैरह भी जनरेट कर दिया। आपको मैनुअली जो है ये पोर्टल पे जाके डालने की ज़रूरत नहीं है और उसका IRN वगैरह जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एज़ पर जो नॉर्म्स है कि आपका IRN नंबर और क्यूआर कोड ये मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर या एक्नॉलेजमेंट डेट जो है मैं हटा लूँ अगर पीडीएफ से, तो आप पीडीएफ को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एडिट टेम्पलेट में अगर आप जाते हैं, ओके, एडिट टेम्पलेट में जाने के बाद में फाइन, अगर आप यहाँ देख सकते हैं अदर डिटेल्स के अंदर में आपको ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन मिल गई कि क्यूआर कोड, IRN क्या चीज़ें आप अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे जो है ना मतलब इंक्लूड भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। तो इस लेवल का भी कस्टमाइजेशन हमने आपको दे रखा है। तो ये तो एक हमने ऑप्शन देखा कि हम किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को यहाँ से पुश कर सकते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन को। बट ज़ोहो बुक्स आपको ये भी फीचर देता है कि आप एक साथ में जो है ना 50 ट्रांजेक्शन्स का भी ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से बल्क में सेलेक्ट करता हूँ, बल्क में सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट, पुश टू IRP का आपको ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप बल्क में भी 50 ट्रांजेक्शन को पुश कर सकते हैं IRP के पोर्टल पे। इसके अलावा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, आपको इनवॉइस के लिस्ट पेज पे ही देख सकते हैं आप। कलर से ये सिंबल आपको नोटिफाई करेगा। ग्रीन कलर मतलब ऑलरेडी हो गया है, तो अगर आपको यहीं से अगर उसका IRN नंबर कॉपी करना है वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। रेड कलर मतलब आपने पुश किया है, कुछ रीज़न के कारण ये फेल हो गया है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली यहीं से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। हमने ये भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी इनवॉइस के अंदर फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपने गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके ऑटोमेटिक अगर उसका आपने ई इनवॉइसिंग कर लिया, उसका अगर आपको IRN नंबर अगर मिल गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आप एसोसिएट वगैरह भी अगर करना चाहते हैं IRN नंबर, तो ये 3 डॉट पे क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ पे एसोसिएट भी कर सकते हैं उसका जो भी IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के, तो ये भी आपको अवेलेबल होगा। तो हमने अभी तक पुश का देख लिया कि हम जनरेट किस तरीके से करते हैं, फाइन। बल्क के साथ में भी मैनुअल कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और सिंगल का भी। अब हम लोग देखते हैं कैंसिलेशन के पार्ट को कि कैंसिलेशन का पार्ट किस तरीके से हैंडल होता है। तो नियम कहता है कि अगर किसी कारण से अगर आपको इनवॉइस कैंसिल करना है विदिन 24 आवर, तो आप डायरेक्टली इसे जो है ना
एप्लीकेशन से ही कैंसिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी आपको वो फिजिबिलिटी देता है। बट अगर 24 आवर के ऊपर अगर होता है तो फिर आपको जो है ना पोर्टल से ही करना पड़ेगा। रीज़न ये नहीं है कि इसमें ज़ोहो बुक्स या फिर किसी एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, रीज़न होता है कि वो डेटा आपका फिर 24 घंटे के बाद IRP पोर्टल से गवर्नमेंट के GST पोर्टल पे चला जाता है, इस कारण से, राइट। तो अगर कैंसिल करना है तो डायरेक्टली अगर आप चाहें तो जो भी इनवॉइसेस बने हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल ई इनवॉइस, जो भी रीज़न वगैरह है आप वो डाल के इस तरीके से आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई भी इनवॉइसेस हैं जो पहले से बने हुए हैं आपके, अगर 24 घंटे उसके अगर कंप्लीट हो गए हैं, उस कंडीशन में आपको क्या है, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मार्क इट एज कैंसिल। ओके, वहाँ पे आपको कैंसिल इनवॉइस, जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कैंसिल इनवॉइस ना, आपको मार्क एज कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा। जैसा मैंने आपको रीज़न बताया कि 24 घंटे के बाद जो होता है ना, वो आपको मैनुअल कैंसिल करना पड़ता है और उसके बाद पोर्टल पे भी जाके आपको GST के पोर्टल पे जाके वहाँ से जो है ना उसे हटाना पड़ेगा, राइट। सो कैंसिलेशन का पार्ट भी हमने देख लिया। कुछ फिल्टर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं ईजिली, जो है आप ये टू बी पुश, ये ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड पुश फॉर ई इनवॉइसिंग, ये टू बी पुश्ड, फेल्ड ऑन ई इनवॉइसिंग, ओके, कैंसिल इनिशिएटेड, ये सारे फिल्टर्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फाइन। सेम केस आपको ये दोनों के लिए होगा, ऑल अदर के लिए भी। यहाँ पे इनवॉइसेस के अंदर तो आप कवर कर ही सकते हैं, क्रेडिट नोट में भी आपको ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह मिल जाती हैं। क्रेडिट नोट के अंदर में भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ज़ोहो बुक्स अगर आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपने कोटेशन बना रखा है, एस्टिमेट बना रखा है, और अगर एस्टिमेट को अगर आप ऑटोमेटिक मार्क करते हैं कि वो इनवॉइस बन जाए, जैसा कि अगर मैं सेटिंग्स में चलूँ, अगर मैं आपको कोड्स में दिखाऊँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको ऑटोमेटेड एक्सेप्टेड कोड टू बी इनवॉइस कन्वर्जन, किस तरीके से आप हैंडल करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये ऑटोमेटिक अगर कस्टमर एक्सेप्ट करता है और उसके बेस पे जो है इनवॉइस बन जाए, तो इनवॉइस बनने के बाद भी क्या होना चाहिए, ये भी आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन कि इनवॉइस तो बनेगा ही, ये गवर्नमेंट का पोर्टल IRP के पोर्टल पे भी पुश हो जाएगा और वहाँ पे इसका QR कोड आयरन वगैरह भी जनरेट होकर कस्टमर को चला जाएगा। ये भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। समथिंग सिमिलर केस यहाँ पे जब ज़ोहो बुक्स आपको रेकरिंग का ऑप्शन देता है, जहाँ पे आपके रेकरिंग इनवॉइसेस ऑटोमेटिक बन जाते हैं, तो इसे भी आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। रेकरिंग के अंदर भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है कि इनवॉइस बनेगा, कस्टमर को चार्ज करने का भी ऑप्शन है कुछ पेमेंट्स गेटवे के यूज़ के हिसाब से। फाइन, आप इस ऑप्शन को अगर ले लीजिए कि जहाँ पे इनवॉइसेस बनेंगे वो पुश भी होगा IRP पे और कस्टमर को ये चला भी जाएगा। फाइन, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आपको यहाँ पे कोई मैनुअल डिपेंडेंसी नहीं है कि अच्छा इनवॉइस बनना है पहले, अब मुझे उसका QR कोड जनरेट करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे वो सेंड करना पड़ेगा, राइट। तो ऑल सारी केसेस हम लोगों ने जो इसके बेसिक्स हैं उसको यहाँ पे भी देखा। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था कि B2C के लिए क्या करना होता है, तो B2C के लिए क्या है कि आपको अलग से कुछ ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है, बट इनवॉइसेस मॉडल के अंदर में ही हमने ऑप्शन दे रखा है QR कोड जनरेट करने का, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं और इसका पर्पस आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनवॉइस का URL अगर उसमें आ जाए स्कैन करने पे, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन केवल आ जाए स्कैन करने पे, तो आप कस्टम लेके भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें आनी चाहिए। यहाँ पे इनवॉइसेस के रिलेटेड की सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उन्हें सेलेक्ट करके वो फील्ड भी दिखा सकते हैं। तो ये QR कोड आपका फिर उस तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि ई इनवॉइसिंग को हम किस तरीके से लाइव तरीके से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है, अगर इन केस आप इसे अगर टेस्ट भी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने इसकी भी फैसिलिटी दे रखी है और ज़ोहो ने भी इसकी फैसिलिटी दे रखी है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने लाइव ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं करना है, आपको सैंडबॉक्स इनेबल करना होगा। इसके लिए आप कोई भी एक नया ज़ोहो बुक्स का ऑर्गेनाइजेशन बना के हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग सैंडबॉक्स आपको इनेबल करके अगर दे देंगे, उसके बाद जो है ना, आप गवर्नमेंट का भी एक सैंडबॉक्स पोर्टल है जहाँ पे आप लॉगिन करके एक अलग से क्रेडेंशियल्स वगैरह बना के सैंडबॉक्स अकाउंट को कनेक्ट करके और डेटा वगैरह पुश करके आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करेगा, क्या कुछ इसमें कवर होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फाइन, इसके अलावा जो है ना, मैं एक और फील्ड कवर करना चाहूँगा कि जब जैसे मान लेते हैं अगर आपके बिजनेस में कुछ अदर इन्फॉर्मेशंस वगैरह होते हैं, जैसे ज़ोहो बुक्स एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, अब इसके अंदर में आपको प्रोजेक्ट का फीचर होता है, सीरियल नंबर ट्रैकिंग है, बैच नंबर ट्रैकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। कुछ कस्टम फील्ड्स वगैरह होते हैं, राइट। तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें पुश करना है IRP के पोर्टल पे, तो इसे भी हम लोगों ने हैंडल कर रखा है अपने साइड से। तो अगर आप जब सेटिंग्स के अंदर जाते हैं ई इनवॉइसिंग के अंदर में, यहाँ पे क्या है, आपको ये ऑप्शन देखना है, ये है ऑप्शन कन्फिगर ऑप्शनल फील्ड फॉर ई इनवॉइसिंग पुश। आप यहाँ कन्फिगर पे क्लिक करके अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको है,
ठीक है? तो कौन सी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से आप पुश करना चाहते हैं, ठीक है? उसे आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। सॉरी। तो इस तरीके से अगर आपको कोई इश्यूज़ आते हैं, जैसे अगर आपने प्रोजेक्ट नेम डाल रखा है लंबा-सा, तो वो ज़ाहिर-सी बात है आपको एरर थ्रो करेगा। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहें तो उसे एक्सक्लूड कर दीजिए। बैच नंबर अगर है आपका, किसी भी बिज़नेस में बैच नंबर कभी-कभी 20 डिजिट से ऊपर एक्सीड हो जाता है, उस कंडीशन में अगर जो एरर आता है, तो इन सारी चीज़ों को जो है आप वहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उस पे पुश नहीं होनी चाहिए। एक और कॉमन क्वेश्चन मैं यहाँ पे मतलब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अपनी तरफ से। तो समटाइम्स क्या होता है कि आप ई-इनवॉइसिंग पुश करते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल पे और वो गुड्स के रिलेटेड होता है, जहाँ पे आपको ई-वे बिल भी करना होता है। तो गवर्नमेंट का पोर्टल ही ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पुश करते हैं ई-इनवॉइसिंग के बेस पे, अगर आप जब जनरेट करने जाएँगे आयरन के बेस पे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे जो है ना वो मार्क करता है बिल टू शिप टू। ओके? तो इवन दो अगर आपका वो रेगुलर स्ट्रीम में है, फिर भी वो जो है ना एज़ अ ई-वे बिल बनाने के कांसेप्ट पे उसे वो बिल टू शिप टू के कांसेप्ट पे लेता है। तो ये सारे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे कस्टमर्स के, तो अगर आप उन्हें भी अवॉइड करना चाहते हैं, उस कंडीशंस के लिए जो है ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ओवरराइड ट्रांज़ैक्शंस का, ओके? तो यहाँ से अगर आप इसे ओवरराइड करते हैं, तो आप जब भी ज़ोहो बुक्स में ई-वे बिल बनाएँगे, वहाँ पे आप अलग से जो है ना अपना वो फ़ील्ड चूज़ कर सकते हैं कि ट्रांज़ैक्शन का टाइप क्या है, वेदर रेगुलर है या फिर जो भी है, राइट? इसके अलावे क्या है ना, हम लोगों ने ये भी ऑप्शन दे रखा है कि जो ट्रांज़ैक्शंस के ई-इनवॉइसिंग हो चुके हैं, आप उन्हें भी जो है ना यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। बट हाँ, एडिट कर सकते हैं, बट क्या एडिट कर सकते हैं? आप उसका इनवॉइस नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं, आप उसका इनवॉइस का डेट चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो चीज़ें मैंडेटरी थी ई-इनवॉइसिंग करने के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है, ओके? अगर आपको मान लिया प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना है या फिर कोई कस्टम फ़ील्ड, सेल्स पर्सन चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट मैंडेटरी चीज़ें जो हैं, आप उन्हें चेंज यहाँ से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावे क्या है कि कुछ केसेस होते हैं कि जहाँ पे ई-इनवॉइसिंग आपने कर रखा है, फाइन। मैं एक आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपने एक जो है ना ई-इनवॉइसिंग कर रखा है और आपने अगर उसको कैंसल कर दिया है बाय मिस्टेकली, फाइन। तो अगर बाय मिस्टेकली अगर आपने उसे कैंसल कर दिया है, तो उस कंडीशन में अगर आप उसे जो है ना अगर रिकॉल करना चाहते हैं विदिन 24 आवर के अंदर में, तो ये भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब नॉर्मल आप जो है ना उसे रिकॉल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने उसे मतलब कि मार्क कर दिया है एज़ अ कैंसल उस कंडीशन के लिए। कुछ केसेस होते हैं जो कि फर्दर और भी जो है ना हम अपने इसी सेशन के अंदर में नेक्स्ट जो हमारा जो होगा ना उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए हम लोगों ने ये सारे जो प्रोसीजर थे कि इनवॉइसिंग कैसे करना है ज़ोहो बुक्स में, क्या कुछ मैंडेटरी है, इसके अलावा ज़ोहो बुक्स किस तरीके से हेल्प कर सकता है आपको ये सारी चीज़ें करने में, कैंसलेशन वगैरह में, जनरेशन में, ये सब कुछ हमने हैंडल किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, जहाँ है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि क्या कुछ क्वेश्चंस होते हैं डे टू डे या फिर क्या कुछ आप फेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाइल कनेक्शन इटसेल्फ जो है ना आपको वो प्रॉब्लम आती है कि आप अगर यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं बट वो फिर जो है वो दिखाता है कि वो गलत है, राइट? तो यहाँ पे वेरी पहले तो आपका जो है ना ये क्लियर होना चाहिए कि ये एरर हमारे तरफ से नहीं है, क्योंकि वी आर जस्ट अ मेडिएटर, राइट? तो ये एरर आता है आपको गवर्नमेंट के पोर्टल की तरफ से, फाइन? तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि जो यूज़र नेम आपने बनाया है वो इसी जीएसटी नंबर का है या नहीं, या फिर जो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का पोर्टल कभी-कभी ना कि आपको एक प्रीफिक्स ऐड कर देता है, जैसे एपीआई अंडरस्कोर, राइट? तो ये सब चीज़ आपको चेक करना है एक बार कि हाँ, ये वाक़ई में एग्ज़ैक्टली कैसे वहाँ पे मेंशन है, सेम उसी पर्पस में आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। समटाइम्स कुछ यूज़र क्या करते हैं कि आपने कभी कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट किया होगा सैंडबॉक्स के लिए, जो कि आप लाइव वाले में ऐड कर रहे होंगे, और या तो फिर वाइस वर्सा लाइव वाला को सैंडबॉक्स में आप ऐड करते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको जो है ना ये एरर आता है, ओके? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है पुश करने का या कैंसल करने का, राइट? तो पुश करने के लिए जैसा मैंने बताया कि वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि ये मतलब बी2सी का अगर मुझे पुश करना है तो ऑप्शन नहीं आएगा, राइट? तो वो जीएसटी ट्रीटमेंट क्या है ये देखना है। इसके अलावा हमने जो है ना यूज़र के लेवल पे भी सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है कि आपको यूज़र को आप एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं पुश करने का, तो वो भी आपको एक बार चेक करना होगा, फाइन? कैंसलेशन का भी अगर हम इसी तरीके से बात करें तो कैंसलेशन वही आपको टाइमिंग देखना है, क्या कुछ टाइमिंग है। और पुश के लिए एक एडिशनल ऑप्शन ये भी है जो हम लोगों ने देखा था कि जब आप इनेबल करते हैं तो स्टार्ट डेट होता है, राइट? तो वो जो इनवॉइस का डेट है वो स्टार्ट डेट या फिर स्टार्ट डेट के आफ्टर होना चाहिए, तभी आपको पुश का ऑप्शन आएगा। बिल फ्रॉम एड्रेस का अगर इश्यू आता है कि फ़ोन नंबर बिल फ्रॉम में,
तो क्या है कि जो बिल फ्रॉम, ये ध्यान देना आपको कि कभी ये इशू होता है बिल टू के साथ में, दूसरा होता है बिल फ्रॉम के साथ में। बिल फ्रॉम मतलब आपका जो ज़ोहो बुक्स यूज़ कर रहे हैं, बिल टू मतलब आप जिसे सेल कर रहे हैं, आपके कस्टमर के रिलेटेड के फील्ड आपको देखने हैं, राइट? तो बिल फ्रॉम कहने का मतलब है कि उसके अंदर में मोबाइल नंबर का फील्ड आपको देखना है। आइडियली जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, उसके अंदर में मोबाइल का नंबर जो होना चाहिए ना, ये आपका लेंथ मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 होना चाहिए। कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कभी मोबाइल नंबर हम लोग डालते हैं +91, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरा कभी इस तरीके से भी डालते हैं हम लोग, कभी बीच में हाइफ़न या डैश डालते हैं या स्पेस डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें सपोर्टेड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको केवल नंबर डालना है और उसका जो लेंथ होना चाहिए 6 to 12 के बीच होना चाहिए। एक और हमने बात किया था कि शिपिंग में जो है एड्रेसेस में जो है क्या-क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये फ़ोन नंबर के रिलेटेड है, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, तो ये आपके क्लाइंट की तरफ का हो गया, ठीक है? इसके अलावा जो एड्रेसेस वगैरह हैं, उसमें भी जो है वो सब चीज़ होना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं यूक्यूसी, ओके? तो ये जो आइटम्स होते हैं ज़ोहो बुक्स में जो आप पुश करते हैं, तो ये ई-इनवॉइसिंग के लिए उसका यूक्यूसी भी होना ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कहाँ पे आप इसे अपडेट कर सकते हैं और करना क्या होगा इसके लिए। तो इसके लिए एक बार फिर से चलते हैं ज़ोहो बुक्स के अंदर। ज़ोहो बुक्स में आने के बाद आप जब भी कोई एक आइटम बनाते हैं, राइट? फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये एक आइटम लेता हूँ, इसके अंदर अगर आप चलें, इसे अगर आप एडिट करते हैं, तो आपको इसका मिलता है मेज़रमेंट यूनिट कि आप इसे किस तरीके से मेज़र करते हैं, यूनिट, ओके? अब इस यूनिट को बनाने के पीछे आपका ऑप्शन होता है जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इसका यूक्यूसी अवेलेबल है, राइट? यूनिक क्वांटिटी कोड जो भी होता है, आप इससे जो है ना ध्यान देना है कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए। हालाँकि ये यहाँ पे ऑप्शनल है फील्ड, बट ई-इनवॉइसिंग के लिए मैंडेटरी है, तो आपको ये डालना ही डालना होता है। तो अब केस क्या है, आपने इनवॉइस तो बना लिया है, बट आइटम में यूक्यूसी नहीं है, आपने पुश किया, वो एरर थ्रो कर रहा है। इसे रिज़ॉल्व करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, रिज़ॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आइटम को एडिट करके उसमें यूक्यूसी ऐड करना है, ओके? ऐड करने के बाद फिर से इनवॉइस को एडिट करना है, आइटम को फिर से रीसेलेक्ट करना है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक बार आपको अगर बेहतर दिखा दूँ, कहने का मतलब है कि सेल्स में जाएँगे, इनवॉइसेस के अंदर जाएँगे। ये जैसा मान लिया कि मैंने लिया इसे एडिट करना है, आइटम को हटाना है यहाँ से। ऑफ कोर्स ये आपको जिसका आयरन जनरेट हो गया उसमें नहीं करना है, जहाँ पे आपने नहीं किया है और एरर आया है। आइटम को हटाना है आपको यहाँ से और फिर से उसी आइटम को सेलेक्ट करना है, ओके? देन सेव करके फिर से इसे पुश करना है, ओके? कैरेक्टर लिमिट का है, तो एड्रेसेस वगैरह में क्या है और लीगल नेम वगैरह में क्या है कि एक लिमिट दे रखा है। जैसे इनवॉइस का जो नंबर होता है 16 डिजिट के अंदर होना चाहिए, या फिर जो रेफरेंस नंबर है आपका ये भी 16 डिजिट के अंदर होना चाहिए। लीगल नेम या फिर एड्रेस के जो कंटेंट होते हैं ना, हर लाइन में आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 100 कैरेक्टर होनी चाहिए। जैसे स्ट्रीट 1 जो आप दे रहे हैं, सिटी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों का ये कैरेक्टर लिमिट है, ये होना ही चाहिए। बैच ट्रैकिंग के लिए जैसा मैंने बताया कि मिनिमम 1 to 20 के अंदर होना चाहिए, या प्रोजेक्ट नंबर या रेफरेंस नंबर जो है ये भी 1 to 20 के अंदर होना चाहिए। बट हाँ, इसके साथ मैंने आपको ये भी दिखाया कि इन केस अगर आप ये नहीं पुश करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो सेटिंग्स के अंदर में आपको एक्सक्लूड कर सकते हैं इन फील्ड्स को। ऑफ कोर्स लीगल नेम नहीं कर सकते, बैच ट्रैकिंग और प्रोजेक्ट नंबर और उसके रेफरेंस को कर सकते हैं। आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन है कि मार्क इज कैंसिल नॉट शोन, ओनली कैंसिल इनवॉइस का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन ओनली कि विदिन 24 आवर ही आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपको मार्क एज कैंसिल का ऑप्शन ही दिखेगा, कैंसिल इनवॉइसिंग नहीं दिखेगा। आफ्टर 24 घंटे अगर हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मैनुअल ही मार्क एज कैंसिल करना है और जीएसटी के पोर्टल पे जाके कैंसिल करना होगा उसे। जीएसटी का पोर्टल मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आईआरपी पोर्टल क्यों नहीं जहाँ जनरेट होता है? क्योंकि कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो देखा, राइट, कि आप जब इनवॉइस पुश करते हैं 24 घंटे तक वो आईआरपी के पोर्टल पे रहता है। 24 घंटे के बाद वो वहाँ से हट के गवर्नमेंट जो जीएसटी का पोर्टल है, जो आपका जीएसटीआर1 है, वहाँ चला जाता है। तो वहाँ से आपको उसको हटाना होगा। नेगेटिव एडजस्टमेंट का समटाइम्स एरर आता है, मोस्टली आपको आएगा जब अगर आप शिपिंग चार्ज और एडजस्टमेंट को यूज़ करते हैं फील्ड को। तो एक जो उनका जो एक वे है कैलकुलेशन का कि आपने जो भी शिपिंग चार्ज डाला है और एडजस्टमेंट, दोनों का जो सम होना चाहिए ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मैंने अगर डाला है शिपिंग चार्ज 40 रुपये और एडजस्टमेंट मैंने डाला है 10 रुपये, जो भी है कैलकुलेशन 40 और 10 तो 30 रुपये आ जाएंगे, राइट? और या फिर अगर ऐड करते हैं तो। लेकिन अगर मान लेते हैं एडजस्टमेंट ही मैंने ज़्यादा डाल रखा है,
40 का शिपिंग चार्जेज है और एडजस्टमेंट अगर मान लिया मैंने 50 का डाल रखा है तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वो फिर सपोर्ट नहीं करता है उनका पोर्टल, तो उस कंडीशन में ये आपको एरर थ्रो करेगा। तो आपको एश्योर करना है कि अदर चार्जेस का जो कैलकुलेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। समटाइम्स आपको क्या है कि यूनिट प्राइस के रिलेटेड में आता है कि उसका रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये आपका क्या है कि जो आपका जो क्वांटिटी होता है, राइट, क्वांटिटी का जो डेसिमल प्लेस होता है वो मिनिमम 3, मैक्सिमम जो है वो 3 तक ही सपोर्टेड होता है, ठीक है। इसे आप कहाँ से सेट कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स में? तो आइटम्स का जो है सेटिंग्स के अंदर आइटम्स, आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं, सेट ए डेसिमल रेट फॉर योर आइटम क्वांटिटी, ओके। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको एरर आता होगा कि ई इनवॉइसिंग इज नॉट इनेबल्ड फॉर दिस कस्टमर, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो IRP के पोर्टल पे जाके ई इनवॉइसिंग इज अगर नॉट इनेबल्ड है ना आपके लिए, तो उस कंडीशन में जो है ना आप जाके वहाँ पे उस टैक्स पेयर को सर्च करके और वहाँ पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल करने का, वो आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा जो हम लोगों ने इनिशियल एक स्टेज में, तो यहाँ पे जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन का है, तो यहाँ से भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला टैब इसके रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे, ओके। तो वहाँ से भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं एक आपको अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि फॉर एन एग्जांपल कि आपने ई इनवॉइसिंग तो जनरेट कर रखा है किसी HSN नंबर के साथ में, बट समटाइम्स अगर आप जब GST फाइल करने जाते हैं वहाँ पे वो आपको वो HSN वगैरह का एरर आ जाता है। तो दिस इज समथिंग कि ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे उनका कुछ HSN वगैरह कुछ अलग अपडेटेड है और GST के पोर्टल पे कुछ अलग अपडेटेड है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्या है कि वो हमारे केस के लिए नहीं है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो है ना GST के सपोर्ट से ही एक बार चेक करना चाहिए। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ हम लोगों ने ये सारा कुछ प्रोसीजर चेक किया कि क्या कुछ है, किस तरीके से हम ई इनवॉइसिंग हैंडल कर सकते हैं, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है, क्या कुछ किस तरीके से ज़ोहो बुक्स आपको हेल्प करता है, क्या कुछ कॉमन एरर्स वगैरह हैं, ये सब कुछ हमने देखा। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप उसे पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम और मैं भी आपको उसे आंसर करूँगा। सो हाशिम खान जी का एक क्वेश्चन है, आफ्टर void the e-invoice can we regenerate the same invoice number for e-invoicing? इनका क्वेश्चन है कि अगर मान लिया मैंने एक इनवॉइस नंबर से इनवॉइस नंबर 001 इसे मैंने ई इनवॉइसिंग कर दिया है और इसे मैंने फिर से कैंसिल कर दिया है, तो क्या फिर से सेम इनवॉइस नंबर का हम ई इनवॉइस कर सकते हैं? तो नो, आप नहीं कर सकते हैं। एंड अगेन चूंकि आपने इस इनवॉइस को ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट करके कैंसिल कर रखा है, तो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ना उसका भी ट्रैक रखता है कि आपने कैंसिल क्या किया है, राइट। तो ये रिस्ट्रिक्शन चूंकि ज़ोहो के तरफ से नहीं है, ये उनके तरफ से ही है, गवर्नमेंट नहीं इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि एक बार जो आपने नंबर कैंसिल किया है सेम नंबर को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सरस्वती जी का एक क्वेश्चन है, बट अगेन इट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू ई इनवॉइसिंग बट ज़ोहो बुक्स के रिलेटेड है, सो ओके फाइन, वी आर आंसरिंग हियर। सो ये जानना चाहते हैं कि ज़ोहो मतलब कि हाउ टू चेंज द टैक्स डिटेल्स लाइक इंक्लूसिंग एंड एक्सक्लूडिंग टैक्सेस इन द इनवॉइस। इनवॉइसेस में हम किस तरीके से इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दिखा सकते हैं। सो इसके लिए क्या है कि आपको सेटिंग्स होता है ज़ोहो बुक्स के अंदर में। अगर मैं आपको ले चलूँ ज़ोहो बुक्स के अंदर एक बार फिर सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में अगर आप जनरल के अंदर जाते हैं, सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है आपका, इसके अंदर में जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, डू यू सेल योर आइटम एट रेट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो यहाँ आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं क्या रखना चाहते हैं आप, इंक्लूसिव हमेशा, एक्सक्लूसिव हमेशा, या फिर आप डिसाइड कर सके ट्रांजेक्शन के बेस पे। आप देख सकते हैं मेरे केस में क्या है, मैंने दोनों ओपन रखा है। इस केस में क्या होगा कि जब भी आप अगर आप ट्रांजेक्शन बनाने चाहते हैं, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसे एक्सक्लूसिव दिखाना चाहते हैं या फिर इंक्लूसिव दिखाना चाहते हैं, राइट। इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बिजनेस में अगर फिक्स है कि नहीं मुझे इंक्लूसिव ही बनाना है, और डायरेक्टली सेटिंग से उसे फिक्स कर सकते हैं। फाइन, सो आई होप कि आपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, ठीक है। इन केस स्टिल आपके कुछ भी अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसा कि हमारी सपोर्ट टीम है अवेलेबल, आई होप कि आप अवेयर हैं, support.india@zohobooks.com, बाई ईमेल आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। कॉल के लिए हमारा लाइन जो है 1800-572-6671। मंडे टू फ्राइडे 9 to 7 हमारी टीम अवेलेबल है। हमारा जो सपोर्ट अवेलेबल है आपको वो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ा, इस सारे 9 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप कभी भी डायल करते हैं, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हो आप इसके लिए रीच आउट कर सकते हैं। एंड ज़ोहो बुक्स के अंदर में आप स्टे ट्यून रहिए, आप इसे यूज़ कीजिए। और मैं आपको ये भी एक ऑप्शन दिखा दूँ
कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी कुछ होता है, आपको जो भी वेबिनार्स हमारे जो अपकमिंग हैं, उनके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं और इन सब का अपडेट जो है आपको डैशबोर्ड के पेज पे ही, अगर आप राइट साइड में देखेंगे कि आपको एक वेबिनार का सिंबल अवेलेबल है, आप यहाँ क्लिक करते हैं, जो भी नेक्स्ट वेबिनार्स वगैरह होने वाले होंगे आपको यहाँ पे ही उनकी लिस्ट हो जाएगी। ओके, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। फाइन, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अभी के लिए इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।